पालवन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की हम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। अगर आप भी फिश एक्वेरियम में समृद्धि सूचक दुर्लभ नस्ल के कछुओं को पालने के शौकीन हैं तो आपको 3 से 7 साल जेल की सजा हो सकती है। गोरखपुर में वन विभाग की टीम ने प्रतिबंधित कछुओं की बिक्री करने वाले दुकानदारों के यहां पर छापा मारा और भारी संख्या में दुर्लभ कछुओं की बरामदी की। गोरखपुर के प्रमुख चौराहों पर फिश एक्वेरियम के नाम पर चलने वाली इन दुकानों में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की अवैध बिक्री पिछले कई सालों से की जा रही थी। लोगों की शिकायत पर आज वन विभाग की टीम ने पहले तो इन दुकानदारों की रेकी की और फिर ग्राहक बन के यहाँ खरीदारी करने पहुँचे। आज योजनाबद्ध तरीके से 2 टीम बनाई गई दोनों दुकानों पर रेड करने के लिए। एक दुकान इरावर एक्वेरियम और एक स्टार फिश विजय चौराहा के बिल्कुल समीप। वहाँ पर कॉमन पब्लिक की तरह अगेन ये लोग गए और कछुआ की डिमांड की। इस दुकान में छापा मारा गया। दोनों जो शॉप ओनर थे जो बेच रहे थे उनको पकड़ लिया गया है और कछुए भी बरामद की गई है। आगे इसमें कानूनी कार्रवाई करते हुए केस कंप्लीट करके इनको आगे जेल में भेजने की कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। दुकानदारों ने जब इनको दुर्लभ नस्ल के अलग अलग कछुओं को दिखाना शुरू किया तो इस टीम ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इस छापेमारी के बाद शहर के कई फिश एक्वेरियम बंद हो गए। अधिकारियों का कहना है कि कछुओं की खरीद और बिक्री दोनों प्रतिबंधित है और वन विभाग के कानून के तहत ऐसा करने वालों के खिलाफ 3 से 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। गोरखपुर से जगदम्बा त्रिपाठी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के जूनियर डॉक्टरों ने एक बार फिर मारपीट की है। मंगलवार देर रात 2 बजे के करीब कोरोना जांच के नाम पर जूनियर डॉक्टरों ने लैब टेक्नीशियन वीरेन मौर्य को बुरी तरह मारा पीटा। लैब टेक्नीशियन का आरोप है कि सर्जरी की एक महिला डॉक्टर विभाग वार्ड में ही कोरोना का जांच कराना चाहती थी। इसके लिए जब उसने कहा कि वह प्राचार्य से इसका आदेश करा ले, इस पर वह भड़क गई और जबरन जांच कराने का दबाव बनाने लगी और हॉस्टल के जूनियर डॉक्टरों को बुला लिया। जूनियर डॉक्टरों ने आते ही लैब टेक्नीशियन को बुरी तरह से मारा पीटा और लैब में तोड़फोड़ भी किया। सैंपल यहाँ पे कोविड अस्पताल में निकलना है, उनका सैंपल वहाँ निकलवा रहे थे, कह रहे थे निकालो। मारना शुरू किया और स्टेट लैब में आकर स्टेट लैब जबरदस्ती सब सामान तोड़ दिए, मोबाइल तोड़ दिए, वहाँ मारना पीटना शुरू किया और इकट्ठा हो गए लोग। इसकी पूरी घटना की जानकारी जैसे ही सुबह अन्य लैब टेक्नीशियन को हुई, वह विरोध करने में कामकाज ठप करते हुए प्राचार्य कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। वहीं बीआरडी प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच की जा रही है। उसके बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इस तरह की यह घटना पहली नहीं है जब जूनियर डॉक्टरों ने अपनी हदें पार की हो। इससे पहले भी कभी तीमारदारों पर तो कभी लैब टेक्नीशियन पर इस तरह के हमले होते रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रेलवे प्रशासन अब पैसेंजर ट्रेनों में भी सीटें आरक्षण करने जा रही है। एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल बोगी की तरह ही जनरल टिकट लेने पर सीट नंबर अलॉट किया जाएगा। पैसेंजर ट्रेनों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना रेलवे प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। पिछले कई दिनों से इसे लेकर अधिकारियों ने मंथन किया, जिसमें तय हुआ कि दिल्ली और मुंबई जाने वाली ट्रेनों में जनरल कोच तो लगे रहें, लेकिन उनमें बिना पूर्व आरक्षण के यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोरोना जैसे संक्रमण में यात्रियों को बचाना इस समय रेलवे प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए रेलवे प्रशासन इस नई व्यवस्था को लागू करने में जुटा है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में मधु पूर्णिमा पर विशेष पूजा कर भिक्षुओं ने की विश्व शांति और कोरोना से मुक्ति की कामना। भगवान बुद्ध और पूर्णिमा एक दूसरे के पूरक हैं। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान और निर्वाण तीनों ही वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। इसीलिए बौद्ध श्रद्धालु पूर्णिमा को विशेष पूजा करते हैं। वहीं भाद्र पूर्णिमा को मधु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि भगवान बुद्ध को कौशाम्बी के निकट परलेयक वन में एक बंदर द्वारा मधु और एक हाथी के द्वारा केला दान में दिया गया था। वन जंतुओं की श्रद्धा को लेकर इस पूर्णिमा को मनाया जाता है। भगवान बुद्ध के जीवन में जो है पूर्णिमा का बड़ा महत्व होता है। आज ही के दिन जो है कौशाम्बी में भगवान बुद्ध को जो है एक बंदर और एक हाथी ने जो है केला और मधु जो है दान दिए थे।
तो यह जो है बहुत ही विशेष जो है पर्व आज पूर्णिमा का है। परम पूज्य भंते जी के चरण वंदना किए हम लोग सर्वप्रथम। उसके बाद में गुरु जी द्वारा हम सभी उपासकों को तीसरा पेंसिल दिया गया। तदुपरांत भंते जी द्वारा पूर्णिमा के महत्व के बारे में विधिवत प्रवचन हम लोगों को सुनाया गया। मधु पूर्णिमा को कुशीनगर के मुख्य मंदिर व भदंत ज्ञानेश्वर बुद्ध विहार में भिक्षुओं व उपासकों ने विशेष पूजा, विश्व शांति व कोरोना बीमारी से मुक्ति की कामना की। इस अवसर पर उपासक उपासिकाओं ने शील ग्रहण करने के उपरांत भिक्षुओं को चीवर व भोजन दान दिया। कोरोना की इस महामारी और तनाव के हालात में बुद्ध प्रासंगिक हैं, क्योंकि दुनिया उन्हें शांति का प्रतीक मानती है और पूजती भी है। कुशीनगर से दिनेश कुमार तिवारी। खबर कुशीनगर से है, जहां पर नारायणी नदी लगभग हर वर्ष किसी न किसी गांव का अस्तित्व समाप्त कर देती है। 2 साल पहले अहिरोली दान का कचहरी टोला अपना अस्तित्व खो चुका है। कुछ लोग अपना आशियाना बनाकर दूसरी जगह स्थापित हो गए, लेकिन कुछ गरीब लोग आज भी विस्थापित का जीवन जीने को मजबूर हैं। तमकुही तहसील के अहिरौली दान का कचहरी टोला आज से 2 साल पहले नारायणी नदी में विलीन हो गया। लोग अपने जरूरी सामान के साथ गांव छोड़ दिए, घर नदी में बह गए, लोग बेघर हो गए। अपने कुनबे के साथ आर्थिक रूप से संपन्न लोग दूसरी जगह अपना आशियाना बनाकर रहने लगे, लेकिन गरीब गांव के ही सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों का सहारा लेकर इस उम्मीद से जीने लगे कि आज नहीं तो कल सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर मिलेगा। लेकिन हालात आज भी नहीं बदले। इनके दुख देखने सुनने के बाद आंख भर आता है। घर कट गई, नदी में दह गई, वही कजो से हमनी के बानी सन हमनी कहले 2 साल हो गई। खाए के बहरा बनाई लेसन, खाई लेसन, बरखा होला तो खाए के ना बनेला। घर द्वार कट गई, जमीन नहीं खे, 2 साल से जब बानी सन, बहरी खाना बनेला, बारिश उरिश आवेला तो बहुत गजन होला। अपना घर गंवाने के बाद ये लोग अपने जीवन में तरह तरह की समस्याओं से 2-4 हो रहे हैं। रोज नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और किसी तरह अपना जीवन यापन करने को विवश हैं। समस्याएं इनके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। अगर भारी बारिश हुई तो भोजन से भेंट नहीं, गर्मी के दिनों में पंखे से वास्ता नहीं। इनका जीवन कितना कठिन है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। कोनो सुनाइयो ना भइल, 2 साल हो गए, बेसी हो गई, अधिक महीना जाता। 2 बच्चा बारन, 2 लड़का बारन, स्कूल में रहता नहीं, पानी समा गल बता। हालात बदतर है, लेकिन अधिकारी कागजों के सहारे राहत और मदद कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत सच को बयां कर रही है। 2 साल पहले नारायणी नदी में आई बाढ़ ने इन लोगों के घरों को अपने आगोश में ले लिया था, जिसके चलते ये लोग तब से बेघर हैं। नेपाल वन के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। खबर आजमगढ़ से है, जहां पर कोटेदार के सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी करने और विरोध करने पर कट्टा लहराने और फायरिंग का वीडियो सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में ले लिया। मेहनगर थाना क्षेत्र के पिनिहनी गांव में कोटेदार ने सोमवार को खाद्यान्न की निकासी कराई थी। पिकअप से खाद्यान्न गोदाम पहुंचा तो आधा उतारने के बाद आरोप है कि बाकी खाद्यान्न सीधे बाजार भेजा जा रहा था। इसकी जानकारी होने पर ग्रामीणों ने पिकअप रोक लिया। इसी बात को लेकर कोटेदार से विवाद हो गया। तभी कोटेदार पक्ष के कुछ लोग दहशत फैलाने के लिए फायरिंग शुरू कर दिए। अब स्थानीय लोगों की मांग है कि कोटेदार की कोटे की दुकान निरस्त की जाए। कोटे का राशन जा रहा था, जिसे ग्रामीणों ने रोका था, तो उसके बाद कुछ लोग आए असलाधारी और राशन उसन उतार के फेंक के गाड़ी लेकर फायरिंग करते हुए चले गए। घटना के समय पहले तो पुलिस ने फायरिंग से इनकार कर दिया था, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने तहरीर के आधार पर 147, 148, 149, 289, 233 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज कर 4 नामजद 6 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं 3 की गिरफ्तारी कर ली है। उससे संबंधित एक मुकदमा कायम हुआ है, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए और शेष की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। सरकारी राशन के वितरण में खामी और कालाबाजारी को लेकर कई मामले सामने आ चुके हैं। अब जरूरत है कि प्रशासन गरीबों के अनाज पर डाका डालने वालों पर सख्त कार्रवाई करे, जिससे ये लूट रुक सके। आजमगढ़ में लेखपाल को आजमगढ़ वाराणसी राजमार्ग पर जाते समय शाम को गोली मारकर बदमाशों ने
पुलिस को बड़ी चुनौती दी है। घायल लेखपाल को गंभीर हालत में इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ के पास लेखपाल अतुल यादव निजामाबाद तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं। मंगलवार की शाम को 7 बजे तहसील का काम निपटाकर घर जा रहे थे। ज्यों ही नेशनल हाईवे पर रोहुआ के पास पहुंचे, घात लगाकर मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश मुंह बांधे आए और पीछे से उनकी कमर पर गोली मार दी। गोली लगने के बाद लेखपाल अतुल यादव जमीन पर गिर गए। बदमाश अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गए। वहीं पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 5 टीम का गठन कर दिया है। केस के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 पुलिस पार्टियां बनाई गई हैं और 3 संदिग्ध लोग जो होलिये के आधार पर लिए गए हैं और जो मोटरसाइकिल बताई गई है उसके आधार पर हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी केस का अनावरण किया जाएगा। 1 माह के भीतर कई घटनाओं को अंजाम देकर बदमाशों ने पुलिस के इकबाल को फिर से चुनौती दी है। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना काल के संकट के समय से ही सरकार और सोनू सूद गरीबों और आम लोगों के बीच चर्चा में है। जरूरतमंदों के लिए भगवान बन चुके अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर फरिश्ते के रूप में सामने आए हैं। इस बार उनका हाथ वाराणसी के नाविकों की मदद के लिए उठा है। कोरोना महामारी और बाढ़ की समस्या ने नाविकों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब कर दी है। घर में राशन नहीं है, जिसे देखते हुए युवाओं के एक संगठन ने पहले वाराणसी जिला प्रशासन से अपील की, पर वहां से मदद न मिलने पर इन युवाओं ने सोनू सूद को ट्विटर के माध्यम से संपर्क किया और नाविकों की परेशानी सामने रखी। सोनू सूद ने तुरंत ट्वीट का रिप्लाई किया और 5 घंटों के अंदर 350 राशन किट वाराणसी के नाविकों के लिए भेजकर उन्हें उपलब्ध करा दिया। बाढ़ का पानी बढ़ गया गंगा जी का, जिसकी वजह से मतलब इन नाविकों का था कि किसी तरीके से राशन की मदद हो जाए, तो हम लोगों ने सीधे सोनू सूद सर को ट्वीट किया। ये राशन किट आया है फिल्म अभिनेता सोनू सूद सर के सहयोग से आया है और ये जो बनारस में जो काशी में नाविक हैं जो नाव चलाते हैं उनको दिया गया है। सोनू सूद से मदद पाने के बाद काशी का नाविक परिवार सोनू को दुआएं दे रहा है, क्योंकि आज उनकी वजह से उनके परिवार की भूख शांत हुई है। इस घटना के बाद वाराणसी का नाविक परिवार सोनू सूद को फरिश्ते के रूप में देख रहा है। हमारे यहाँ दिक्कत बहुत थी, इस समय सबसे ज्यादा खाने की समस्या थी, जिससे इस समय सोनू सूद सर जी हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हैं, रियल हीरो के जैसे। रील के अभिनेता सोनू सूद अब रियल लाइफ में भी हीरो बनकर उभरे हैं और युवा उनको अपना प्रेरणा स्रोत मान रहे हैं। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से अमावस्या तक 15 दिनों तक प्रतिपक्ष रहेगा। बुधवार से इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन काशी के पिशाच मोचन कुंड और गंगा घाटों पर पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने वाले लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि जिला प्रशासन ने इस बार 15 दिनों तक किसी भी आयोजन पर रोक लगा दिया है। वाराणसी में पिंडदान के लिए विशेष स्थान रखने वाले पिशाच मोचन कुंड को लेकर मान्यता है कि द्वापर युग के समय का यह कुंड है। पिशाच नाम के ब्राह्मण को प्रेत बाधा था, उसने यहीं आकर महादेव का दर्शन कर तप किया था। महादेव ने जब दर्शन दिया तो उसने मुक्ति की बात कही। ब्राह्मण ने मुक्ति के बाद महादेव से कहा कि अन्य प्राणियों के यहाँ भी अकाल मृत्यु होती है, उनको मुक्ति मार्ग कैसे मिलेगा, इसलिए मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तब महादेव ने वरुण देव को बुलाकर यहाँ कुंड में जल भरवाया। तभी से इस विमल तीर्थ में त्रिपिंडी श्राद्ध की परंपरा चली आ रही है। प्रदेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ श्राद्ध करने के बाद लोग दर्शन करते हैं। पेड़ है, पेड़ में लोग जल देते हैं, उससे उनको प्रेत की मुक्ति और पितरों की मुक्ति होने लगी और लोग उसी मानवता करके द्वापर त्रेता से यहाँ आने लगे। हर वर्ष 15 दिनों के मेले में लगभग 1.5 लाख लोग यहाँ पर आते थे। इस बार तो एक आदमी भी यहाँ नहीं आया। पितृपक्ष में यहाँ जो जजमान आते थे वो पूजा पाठ कराते थे, तो कुछ उनसे काम चलता था। अब ये 15 दिन पितृपक्ष जो है, ये प्रशासन के द्वारा जो है ये रोक लगा दी गई है, जिससे ब्राह्मणों के सामने रोजी रोटी की समस्या हो गई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। पितृपक्ष पर कोरोना की मार साफ दिखाई दे रही है। वाराणसी के इस पिशाच मोचन कुंड पर पितृपक्ष में उत्तर प्रदेश व बिहार के कई जनपदों से हजारों लोग प्रतिवर्ष अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं। कोरोना के चलते इस वर्ष यह परंपरा भी रुक गई है। ऐसे में पंडा समाज के समक्ष रोजी रोटी की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने भीड़ के अंदेशे को भांपते हुए पुलिस कर्मियों को कुंड पर तैनात कर दिया है। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने तस्करी कर बिहार ले जा रही 4800
देसी शराब की बोतलों की खेप बरामद की है। साथ ही प्रेस और सपा का झंडा लगी गाड़ियां समेत 2 तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। शराब तस्करी का खुलासा पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इस दौरान एसपी गाजीपुर ने बताया कि जमानिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी के लिए बिहार ले जा रही 2400 जहरीली शराब बरामद की है। साथ ही साथ 2400 देसी शराब की शीशियां भी बरामद की है। अवैध देसी शराब की शीशियों से भरी 2 गाड़ियों के साथ 2 तस्कर को तमंचा के साथ जमानिया के देवड़ी गांव के पास से गिरफ्तार किया गया है। इसमें भी पूरी छानबीन की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। वह अमिश्रित शराब थी, उसमें वो देशी जहरीली शराब थी और उसके इनके एसोसिएट्स, उनके अन्य लोगों का भी पता लगा करके इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। पकड़े गए तस्कर पुलिस को गुमराह करने के लिए प्रेस लिखी गाड़ी और सपा का झंडा लगाकर तस्करी कर रहे थे। फिलहाल जमानिया पुलिस की इस कामयाबी पर एसपी ने 10,000 रुपए की नगद इनाम की घोषणा की है। गाजीपुर से देवव्रत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोरोना महामारी को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी हो रही है और हर आमजन से इसमें सहयोग की अपील की जा रही है, लेकिन कई विभाग इसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। जनपद आजमगढ़ में शासन प्रशासन की आदेशों का पालन किस प्रकार से हो रहा है, इसका सहज अंदाजा डीएसओ कार्यालय की तस्वीर से मिल रहा है। जिलाधिकारी द्वारा कई विभागों का निरीक्षण कर साफ सफाई कोविड-19 के चलते उसका अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। हमारे द्वारा और समस्त एडीएम्स के द्वारा विभिन्न कार्यालयों के निरीक्षण किए गए हैं। उसका मेन उद्देश्य ये है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी टाइमली ऑफिस आ रहे हैं कि नहीं, उसको देखा जा रहा है। और साथ में वहाँ पे कोविड के लिए जो कोविड हेल्प डेस्क और बाकी सुविधाएं होनी चाहिए वो प्रॉपरली की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये भी उसको देखने का एक कारण है कि उसको देखा जाए और उसको सुनिश्चित किया जाए। कोरोना महामारी के कई महीने बीत जाने के बाद भी कार्यालय में साफ सफाई नहीं कराई गई। वहीं लापरवाह कर्मचारी कार्यालय को ही डंपिंग ग्राउंड बना दिए हैं। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल की अव्यवस्थाएं एक बार फिर से उजागर हुई हैं। गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने की वजह से मरीज की मौत हो गई। ये तस्वीर हैरान करने वाली है, क्योंकि सरकार बार बार अच्छी स्वास्थ्य सुविधा होने का दावा करती है, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिलने से मजबूर परिजन मरीज को कुर्सी पर बैठाकर कोविड वार्ड तक ले जा रहे हैं। मरीज की स्थिति गंभीर थी और उसने इन्हीं हालतों में परिजनों के हाथों में ही दम तोड़ दिया। विवादों में रहने वाले स्वरूप रानी अस्पताल की अवस्था एक बार फिर उजागर हुई है। गंभीर रूप से बीमार मरीज को अस्पताल प्रशासन स्ट्रेचर तक नहीं उपलब्ध करा पाया। आलोक सिंह, प्रयागराज। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह कोविड-19 लेवल 3 का अस्पताल है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने अभी भी इस मामले पर मौन धारण किया हुआ है। प्रयागराज में करेली इलाके में एक महिला जिम ट्रेनर को उसी के जिम में दबंगों द्वारा पीटने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। प्रयागराज में गुंडों के हौसले बुलंद हैं। करेली के ग्लोबल जिम में ट्रेनर राष्ट्रीय मिश्रा की जिम में आने वाली एक महिला से मामूली बात पर कहासुनी हो गई। उसके बाद महिला उसके भाई ने राष्ट्रीय और उसकी बहन को भी जमकर पीटा। मारपीट की पूरी वारदात जिम में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को के साथ मारपीट करते हुए वीडियो है। उस मामले में थाना करेली में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज है और एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं तेजी से। इस मामले की शिकायत करेली थाने में की गई तो पुलिस ने जीतू नाम के दबंग युवक और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और जल्द आरोपी युवकों की गिरफ्तारी की भी बात कर रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में प्रदेश में हुक्का बार पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सूबे के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में रेस्टोरेंट और कैफे में हुक्का बार की अनुमति न दी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर पाबंदी लगाते हुए मुख्य सचिव से 30 सितंबर तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। साथ ही महानिबंधक को आदेश की प्रति मुख्य सचिव व प्रदेश के सभी डीएम को अनुपालन के लिए भेजने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधिवक्ता विनायक मित्तल को स्वतः कायम जनहित याचिका पर पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र भी नियुक्त किया है। लॉ स्टूडेंट ने एक एप्लीकेशन मूव की थी पहले एडमिनिस्ट्रेशन के सामने, और जब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने हाई कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन मूव की जिसमें हुक्का के माध्यम से फैल रहे कोविड के बारे में जानकारी दी गई थी।
जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से सारे हुक्का पार्लर को और रेस्टोरेंट बार को यह निषेध किया है कोई भी हुक्का नहीं पिलाएगा। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि प्रदेश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हाईकोर्ट ने इसके फैलाव को रोकने के लिए मुख्य सचिव को रोड मैप तैयार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया है कि 30 सितंबर तक जो है कोई प्रॉपर प्लान बना करके सब जगह बंद करवा करके एक रिपोर्ट 30 सितंबर को पेश करें कोर्ट के सामने। लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी छात्र हरि गोविंद पांडे के पत्र पर हाईकोर्ट ने इस मामले में जनहित याचिका कायम की है। जस्टिस शशिकांत गुप्ता और जस्टिस समीम अहमद की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है। न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शिवेन मिश्रा और अन्य न्यायाधीशगण ने जिला जेल देवरिया का औचक निरीक्षण किया। जेल के औचक निरीक्षण के दौरान कैदियों के खाने की व्यवस्था चेक किया। वहीं कोरोना वायरस को लेकर सामाजिक दूरी, कैदियों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक कड़े निर्देश दिए। अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी व्यवस्था के निमित्त औचक निरीक्षण करके चेक किया गया कि उनके व्यवस्था के रूप में खासतौर पे कोविड-19 बचाव के लिए उनके भोजन के लिए क्या व्यवस्था है। औचक निरीक्षण में ऐसे आज जो जहाँ पे वीसी रूम है वहाँ पे लोग बैठे हुए थे और पास थे, उनको तुरंत निर्देशित किया कि नहीं बिल्कुल आप दूर बैठो और उनको शपथ भी दिलाई इस बात के लिए कि सिर्फ हमें यह शासन या व्यवस्था का क्रम नहीं है, यह अपना भी फर्ज है कि हम जहाँ भी बैठे उसका सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क भी लगाएं। जेल में औचक निरीक्षण के दौरान बैरकों में कैदियों के अलावा विभिन्न धाराओं में निरुद्ध महिलाओं व बच्चों से भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली गई। वहीं जेल के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की भी जांच की गई और कुछ दिक्कतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।